तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे एकदम बढ़िया मस्त। तो कल जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में टॉपिक बच गया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं और कुछ इमेज फॉर्मेशन हमने कर लिया था। इमेज फॉर्मेशन एक बार 2 मिनट में फिर से देख लूँगा और इमेज फॉर्मेशन के बाद जो इमेज फॉर्म्ड होती है उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद फिर हम स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। कोशिश रहेगी कि स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करके व्हाट इज स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टीज और कॉनकेव मिरर में भी आज खत्म कर लें। कोशिश मेरी यही रहेगी, 40-42 मिनट का जो भी वीडियो बनता है कोशिश मेरी यही रहेगी कि कॉनकेव मिरर अभी हम आज खत्म कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल इमेज फॉर्मेशन से पहले मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज पढ़ाना था जो कि मैं नहीं पढ़ाया था, तो आज मैं लेके आया हूँ अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, बल्ब, कैंडल एंड एरो। पता नहीं क्या लिखा है, देखो इसको रीड कर लेते हैं। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ये देखो, कोई भी चीज हमें दिखाई देती है उसका एक तरीका है। कोई चीज दिखने के लिए सबसे पहला काम है उस पर लाइट टकरा करके हमारी आंखों में आए तभी वो मुझे दिखाई देता है। और इसकी दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो ऑब्जेक्ट खुद लाइट प्रोड्यूस कर रही हो, जैसे कि मान लीजिए बल्ब, कैंडल, सन या फिर जो भी चीजें हैं जो खुद लाइट, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो लाइट खुद प्रोड्यूस करेगी और वो लाइट हमारी आंखों में जाएगी जिसकी वजह से हमें वो चीज दिखाई देगी। पहली चीज। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है किसी भी चीज को देखने के लिए वो क्या होती है कि किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकले उस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे टकरा करके मेरी आंखों में जाए तब मुझे वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मतलब पहली चीज, या तो वो लाइट खुद प्रोड्यूस कर मेरी आंखों में जाए तो मुझे वो दिखाई देगा। दूसरा, अगर वो लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो लाइट उस पर टकरा करके मेरी आंखों में जाए और मुझे वो दिखाई दे। ये दो प्रॉपर्टी हैं किसी भी चीज को देखने के लिए। अब जब किसी भी चीज से लाइट टकरा करके डायरेक्ट आपकी आंखों में जा रहा है और उसे आप देख पा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इमेज फॉर ऑब्जेक्ट। या तो टकरा करके डायरेक्ट आपकी आंखों में जा रहा हो या उस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट ही आपकी आंखों में जा रहा हो। जैसे अगर लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ही आपकी आंखों में जाएगी रोशनी, उसकी जो लाइट आएगी। अगर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी, नॉन लुमिनस पर टकराएगी और फिर आपकी आंखों में जाएगी। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं। अगर आप डायरेक्ट ही उसे देख पा रहे हैं तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर वही रेज आपकी आंखों में जाने से पहले मिरर से टकरा जाए, उसके बाद आपकी आंखों में जाए, फिर जो आप देखते हैं वो इमेज है। क्या बताया मैंने? फिर से सुन लो। ये क्या लिखा है लिख लेना, बाढ़ में जाए। अपना क्या फंडा है? देखो, किसी भी चीज को देखने के दो तरीके हैं। ऑब्जेक्ट दो, पहली चीज तो ऑब्जेक्ट, जो भी आप ऑब्जेक्ट देखेंगे वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला, या तो वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है या तो वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अगर वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो लाइट खुद प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्ट आपकी आंखों में जाएगा और आपको वो ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। वो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि उससे जो लाइट निकली है डायरेक्ट आपकी आंखों में गई और आपको वो ऑब्जेक्ट दिख गया, उसका नाम है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है। या तो नॉन लुमिनस है, लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, उस पर टकराई और आपकी आंखों में डायरेक्ट गई, आपको नॉन लुमिनस भी दिख गया, वो भी है ऑब्जेक्ट। अगर वही लाइट आपकी आंखों में जाने से पहले मिरर में गई और फिर आपकी आंखों में गई और आपको उसके बाद वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो वो इमेज दिख रही है, आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। अगर, मतलब सीधी सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट से, अगर किसी भी चीज से, किसी भी थिंग से रेज आपकी डायरेक्ट आंखों में जा रही है तो जो आपको दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अगर वही रेज शीशे से टकरा करके आपको आंखों में जा रही है तो वो इमेज है। सीधी बात है। इमेज टू टाइप के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब देखो, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। देखो, द इमेज विच कम्स ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन से बोलते हैं रियल इमेज, और स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब ही होता है बेटा भ्रम। तो हिंदी मुझे आती नहीं, भ्रम कैसे लिखते हैं ये लो। अब हिंदी में लिखना तो मैं इसमें लिखना तो मैं लिख दूंगा भ्रम। आप ये भी नहीं लिख पा रहा हूं मैं, इतना गधा हो गया हूं। ये लो भ्रम। ठीक, अब देखो रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। अगर किसी भी स्क्रीन पे आप उस ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्क्रीन पे आप उस इमेज को अगर देख पा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वो रियल इमेज है। और अगर किसी भी स्क्रीन पे आप उसे नहीं देख पा रहे हैं तो वो क्या है? वो वर्चुअल इमेज है। जैसे कि सिनेमा में लगा हुआ पिक्चर हॉल, जो सिनेमा में वो जो आपको पर्दे पे चल रही हुई चित्रें दिखाई देती हैं सिनेमा हॉल में, जब भी आप गए हो पर्दा लगा तो बड़ी बड़ी टीवी लगी होती है, उस पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो वर्चुअल इमेज नहीं है, वो एक रियल इमेज है, क्योंकि उसकी जो रेज लाइट है वो एक्चुअल में आके मीट कर रही है। मान लीजिए
मान लीजिए ये अभी खत्म होता है, मान लीजिए ये एक शीशा है जिससे दो लाइटें आकर टकराई और ये टकरा करके जब लौटी, ये लाइटें जब टकरा करके लौटी, ये आ करके मान लीजिए कहीं मिल गई यहाँ पे, ठीक है। अब उसे मैंने गलत बना दिया है बेटा, सीधी सीधी बात करो तो, जिसकी मैंने ऐसी तैसी कर दी है। एक डॉटेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ से दो रे आई, एक ये आई और एक ये आई, टकराई, टकरा करके मान लीजिए जहाँ मिल गई वो दोनों रेज मिलनी भी तो चाहिए, ये मिल गई, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ फॉर्म हुआ। अब अगर मैं एक शीशा ला के यहाँ पे रख दूँ तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। एक स्क्रीन लगा दूँ तो यहाँ पे ये फॉर्म होगा। लेकिन वहीं पे अगर इमेज शीशे के अंदर बन रही है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते, जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं, एक भ्रम है क्योंकि रियल में कुछ नहीं है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मतलब कि जिस सीधी सीधी बात है, अगर जिस साइड से रेज जा रही है इमेज वही फॉर्म हो जा रही है, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है इमेज वही फॉर्म हो जा रही है, तो वो रियल इमेज है। और अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है शीशे के, उसके दूसरी साइड अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो वो वर्चुअल इमेज है। शीशे में जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इसको मैं करता हूं इरेज और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ है, जो पोजीशन सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्लेन मिरर में क्या प्रॉपर्टीज होती है मिरर इमेज की, वही चलते देखते हैं। सो प्लेन मिरर का ये आखिरी है, इसके बाद हमारा स्फेरिकल मिरर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पहली चीज क्या है, अभी भी समझाता रहूंगा, ये मैंने जगह छोड़ी है डायग्राम बना के समझाने के लिए आपको। देखिए, इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये पहला वाला कहना चाहता है कि मान लीजिए ये शीशा है आपका, आपने 5 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो आपको शीशे के अंदर ऑब्जेक्ट इमेज दिखेगी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका शीशा है। अगर ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो जो आपको शीशे में इमेज दिखेगी वो भी एग्जैक्ट 5 मीटर पे ही दिखेगी। ये है पहला चीज, इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इट इज इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर। मिरर से जितनी दूरी पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मिरर से उतनी ही दूरी पर इमेज फॉर्म होगा। अगर 5 मीटर पर रखेंगे तो 5 मीटर फॉर्म होगा, 2 मीटर पर रखेंगे तो 2 मीटर पे फॉर्म होगा। लेटरली इन्वर्जन, लेटरली इन्वर्जन का मतलब है कि मान लीजिए ये अपने आपका ये मिरर है, ठीक, आपने यहां पे लिखा है रेड RED, ठीक, या छोड़िए, आपने यहां पे लिखा है F, इसका जस्ट उल्टा बनेगा वहां पे। मतलब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपका जो लेफ्ट है, मान लीजिए आप शीशे में खड़े हुई है, शीशे में खड़े होकर आप अपना राइट हैंड उठाएंगे, वो अपना लेफ्ट उठाएगा, आप अपना राइट उठाएंगे, लेफ्ट उठाएंगे, वो अपना राइट उठाएगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो कुछ भी राइट होता है वो इमेज का लेफ्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट का जो कुछ भी लेफ्ट होता है वो इमेज का राइट हो जाता है। जैसे ये F बना है तो शीशे में आपको F कुछ इस तरह दिखाई देगा, मतलब ऐसा ही दिखाई देगा। मान लीजिए आपने E बनाया है तो आपको इमेज में E कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। मान लीजिए आपने B बनाया है तो इमेज में आपको B कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। मान लीजिए आपने C बनाया है तो इमेज में आपको C कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यही है लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट आता है वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। वर्चुअल इमेज फॉर्म का मतलब क्या है कि एक भ्रम बनेगा, आप उसको छू करके फील करके नहीं टच कर सकते, आप सिर्फ उसको देख सकते हैं। वो जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको आप स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक। उसके बाद क्या है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब इरेक्ट का यह मतलब होता है कि आपका सिर उसका सिर होगा और आपका पैर उसका पैर होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप सीधे खड़े हैं, आपका सिर ऊपर है और पैर नीचे है, तो उसका भी सिर ऊपर ही रहेगा और पैर नीचे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं ऐसा। इरेक्ट का अपोजिट होता है इन्वर्टेड। ये इरेक्ट है, मतलब अगर ये मान लीजिए कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये रहा इसका सिर, ये रहा इसका पैर, जो इमेज बनेगी वो भी ऐसी ही बनेगी, ऐसी नहीं बनेगी, ऐसी नहीं बनेगी। जो भी बनेगी इमेज, अगर ऐसी इमेज है, सॉरी ऐसी ऑब्जेक्ट है, ये मैंने रखा शीशे के सामने, ये ऐसी ही बनेगी, ठीक।
ऐसी नहीं बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इसका सर, इसकी टांग, इसकी टांग। ठीक, सेम साइज, जितने बड़े ये होगा उतनी ही बड़ी ये होगी, ना ही ये छोटा बनेगा ना ही ये बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये रही इसकी प्रॉपर्टीज, लिखिए, समझिए। चलते हैं अपने स्फेरिकल मिरर की तरफ। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये एक प्रकार से। तो पूछ सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतनी है तो इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी प्लेन मिरर में, तो उतनी ही होती है। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट के लिए निगाहें एकदम बोर्ड पे। ठीक है, लिखने का क्या है, एक बार में स्लाइड आ जाएगी, समझा के लिखा दूंगा, वो अलग बात है। अभी सिर्फ और सिर्फ समझेंगे स्फेरिकल मिरर होता क्या है, कैसे है, क्या नहीं, अभी समझेंगे। ठीक है, देखो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मतलब एक 3D ऑब्जेक्ट गोला जैसा, अगर मुझे ये तुरंत चाहिए। ठीक है, एक ही है। ठीक, अब कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं। पहली बात तो मिरर का मतलब शीशा हुआ, ये चीज ध्यान में दो। कहोगे ये क्या समझा रहे हैं, ये किसको नहीं पता है। वैसे मैं दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ तो खड़ा हो गया, मुझे डाउट रहता है, पता नहीं मैं दिख रहा होता हूँ कि नहीं दिख रहा होता हूँ, और ये साला मुझे उल्टा पड़ता है। चलो अब स्फेरिकल मिरर, अभी तक जो तुम पढ़ रहे थे वो था बेटा प्लेन मिरर। प्लेन मतलब एक सीधा सा शीशा था, सीधा साधा शीशा था। मतलब जो घी से उंगली आप घी जो उंगली से निकाल रहे थे वो सीधी उंगली से निकाल रहे थे अभी तक। अब वो कह रहा है कि बेटा घी निकल नहीं रही है, घी को टेढ़ कर दो, उंगली को टेढ़ा कर दो, उंगली को टेढ़ा कर दो। रुक जाओ, अभी क्या पता, वो ना उंगली को टेढ़ा कर दो। शीशे को क्या कर दिया उसने, टेढ़ा कर दिया। अब तक घी वो सीधी उंगली से निकाल रहा था, निकला नहीं, अब कर दिया टेढ़ा। अब क्या मतलब है ये, अब देखो, जो प्लेन मिरर होता है, मान लीजिए बहुत बड़ा सा शीशा रहता है, उसमें से छोटा सा शीशा काट के आपके घर में दे देते हैं। वैसे ही एज इट इज सेम, जो स्फेरिकल मिरर हमें मिलता है या कर्व्ड मिरर मिलता है, मान लीजिए एक ऐसा बड़ा सा गोला रहता है, एक ऐसा बड़ा सा गोला रहता है, ऐसा खूब बड़ा सा ऐसा गोला रहता है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट काट करके कुछ इस तरह से हमें एक शीशा दे दिया जाता है। इतना बड़ा एक गोला था, एक इतना बड़ा सा गोला था, उसमें एक छोटा सा पार्ट काट के अलग कर दिया, ये वाला। अब ये एक मिरर है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर, इतना बड़ा स्फेरिकल मिरर हो, जितना बड़ा मेरा ये डस्टर, मेरा ये मार्कर है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा स्फेरिकल मिरर अगर किसी गोले से काटा गया होगा, काटा मतलब स्फेरिकल मिरर बनाता नहीं है बेटा, एक बड़ा सा स्फीयर होगा शीशे का, एक बड़ा सा स्फीयर, खूब बड़ा सा, जिसके अंदर मैं आ जाऊं, मेरे जैसे डबल हाइट के बंदे उसके अंदर जाए, इतना बड़ा डायमीटर का एक स्फीयर होगा, या उससे भी बड़े डायमीटर का एक स्फीयर होगा। उसके एक साइड से कहीं से कितना बड़ा काट लिया जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर अगर आप साइड से काट लोगे, अगर आप स्फेरिकल के साइड से काटोगे तो एक प्लेन ही तो सीधा मिल जाएगा। अब अगर इतना बड़ा है, उसमें आप अगर छोटा सा काटोगे, अभी यही बोर्ड अगर वैसे गोल सा बोर्ड हो, अगर एक गोल सा बोर्ड हो उसमें मैं छोटा सा पार्ट काटूं तो मुझे रेक्टेंगल ही मिलेगा। बेटा मिलेगा तो रेक्टेंगल ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मिलेगा तो आपको प्लेन सरफेस ही, लेकिन वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी स्फेरिकल वाली शो करेगा, प्रॉपर्टी पूरी की पूरी स्फेरिकल वाली शो करेगा। क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, आओ वो देखते हैं। अब क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, तो अभी देखो हमने शीशा काट लिया ना, अब हमने एक बड़े से गोले से 2 शीशे काट लिए। ठीक है, एक बड़े से गोले से मैंने 2 शीशा काटा, एक ये वाला शीशा काटा, एक ये वाला शीशा काटा। ठीक, मैंने इसके इस सरफेस पे सिल्वर की कोटिंग करके रेड पेंट से पेंट कर दिया, ये रही सिल्वर की कोटिंग। चलो जो अच्छे से बना के दिखाते हैं आज तुमको, कहोगे क्या कर रहा है। ठीक, देखो डिटेल में कैसे होता है शीशा। ठीक है, अब इसके पीछे मैंने क्या कर दिया, सिल्वर की कोटिंग कर दी। और आपको पता है बेटा सिल्वर की कोटिंग बहुत जल्दी हट जाती है, इसीलिए उसे मैं रेड कलर से पेंट कर दूंगा, रेड कलर से पेंट कर दूंगा। सेम वैसा मैं दूसरे वाले शीशे के साथ भी कर रहा हूं, बट उसका अंदर वाला सरफेस मैंने अंदर वाले सरफेस पे वो सिल्वर लगा दिया, इसके मैंने अंदर वाले सरफेस पे सिल्वर लगा दिया। अभी तक ओपैक मिला था, ओ सॉरी ट्रांसपेरेंट था,
वो जो कांच का गोला था वो ट्रांसपेरेंट था, उसके मैंने दो पार्ट काटे थे, एक ये वाला एक ये वाला। इस वाले पार्ट में मैंने कर्ड के बाहर वाले पार्ट पे सिल्वर लगाया और रेड कलर से पेंट कर दिया। वहीं दूसरे वाले पे मैंने इनसाइड वाले पे करा ऐसा काम। किस पे किया मैंने? ये मैंने इनसाइड वाले पे किया। किस पे किया बेटा? इनसाइड वाले पे किया। अब इधर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब ये वाला तो पीछे वाला पार्ट तो बंद हो गया। अब जो ये वाला सरफेस है, ये इसके लिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा है? इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसके लिए ये बाहर वाला एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक। अब जिसके कर्व्ड अंदर वाला जो अंदर की तरफ पार्ट है, अगर वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर बाहर जो बल्ज आउट हो रहा है, जो बल्ज इन हो रहा है, बल्ज इन हो रहा है, बल्ज इन हो रहा है, उसे हम कॉनकेव बोलते हैं। जो बल्ज आउट वाला पार्ट है, अगर वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम कर रहा है, अगर वो एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब आप लोग बहुत बार भूल जाओगे कि कॉनकेव कौन सा है या कॉन्वेक्स कौन सा है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद रखने के लिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बनाता हूं। अगर आपको पहले किसी टीचर ने बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो सुनिए। अपने हाथ को ऐसे करिए, ऐसे। अब ऐसे करने के बाद क्या आपका ये जो पार्ट है ये क्या गुफा की तरह बन रहा है? केव की तरह। केव, केव गुफा। गुफा मीन्स केव होता है ना, अरे केव मीन्स गुफा होता है ना। ये मैंने गुफा बनाया। अब गुफा हमेशा अंदर की तरफ ही जाती है, केव हमेशा अंदर की तरफ ही जाती है, गुफा हमेशा अंदर की तरफ ही जाती है। केव 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 हमेशा अंदर की तरफ ही जाता है। अगर आपको ऐसा कोई मिरर दिया जाता है जो अंदर की तरफ जा रहा है, केव में जा रहा है, तो वो कॉनकेव है। अगर अंदर की तरफ जाने वाला कॉनकेव हो गया तो बाहर बचा हुआ क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। तो अगर ध्यान से देखिए, ये बना हुआ है केव और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये गया कॉनकेव मिरर, और ये बाहर वाला देखिए। अब अगर अंदर वाला कॉनकेव हो गया तो बाहर वाला बचा क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अब तक हमने जो पढ़ा हुआ था, प्लेन मिरर में जो पैरेलल लाइन आती थी, जो भी पैरेलल रेज आती थी लाइट की, वो पैरेलल ही लौट जाती थी। पैरेलल आई और पैरेलल ही लौट गई। लेकिन ये किसका था? प्लेन मिरर का था। किसका था? ये प्लेन मिरर का था। बट ये ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। ये कन्वर्जिंग का काम करता है और ये डाइवर्जिंग का काम करता है। ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं उनको एक जगह पे लाके इकट्ठा कर देगा। ये बल्कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं उनको इधर उधर भेज देगा, डाइवर्ज कर देगा। मतलब ये छितरा देगा और ये इकट्ठा कर देगा। ये छितरा देगा बिल्कुल ऐसे। जैसे कहते नहीं है, मान लीजिए एक पानी का गुब्बारा हो, उसको ऐसे पटको पाक से और सारा पानी बिखर जाता है, तो वो काम कौन करता है? कॉन्वेक्स मिरर। डाइवर्जिंग जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, उस पर जो लाइट पड़ती है वो पूरा ऐसे फैला देता है। जबकि जो कॉनकेव वाले में लाइट पड़ती है वो सब एक साइड बटोर लेता है। ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की डिफिनेशन। चलते हैं आगे की तरफ। ये रहा हमारा क्या definition. Concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of a light take place at the concave surface or a bend in surface. जो कॉनकेव मिरर होता है वो होता है जिसपे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वो उस पार्ट से रिफ्लेक्ट करती है जो कॉनकेव वाला पार्ट होता है। मतलब कि शीशे का वो पार्ट जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। वहीं पर के कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो उभला हुआ बाहर होता है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। मतलब कि लाइट जहां से रिफ्लेक्ट कर रही है वो कॉन्वेक्स वाला पार्ट अगर हुआ तो वो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। मतलब कि बाहर निकला हुआ पार्ट, बल्ज आउट हुआ पार्ट, क्या बोलते हैं उसको? बल्जिंग आउट सरफेस। बाहर निकले हुए पार्ट से अगर लाइट टकरा करके जाती है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अंदर घुसे हुए पार्ट से अगर लाइट टकरा करके वापस आती है तो उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। बिफोर गोइंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर, वी आर गोइंग टू लर्न सम टर्म्स ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या बोला मैंने? टर्म्स ना, मार्कर।
मेरा करीबा मार्कर है, बोले तो ब्लैक वाला मार्कर, ऑल ब्लैक मार्कर। ठीक है यार, इसमें फोकस बिगड़ रहा है, सही है कि नहीं अभी फोकस? हाँ सही है, चलो ठीक। टर्म्स, अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, समझा रहा हूं, डिफिनेशन लिखवा दूंगा अभी। कॉनकेव मिरर, हाँ, टर्म्स इन अ कॉनकेव मिरर। मैं हर बार कॉन और केव अलग अलग लिखूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कॉन के मतलब के मतलब अंदर वाला घुसा हुआ। ठीक है, अब पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूं। ये मेरा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ऐसे तो बन नहीं जाएगा, इसकी ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। बेटा ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, कॉनकेव मिरर हाथ में दे दूंगा समझ ही नहीं पाओगे कॉनकेव मिरर है, समझ में आया? बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, गोला सा रहेगा जिससे तुम्हें लगेगा हाँ ये तो सर स्फेरिकल मिरर तो है, मतलब कर्व्ड मिरर की बात हो तो रही है, पर बेटा यही नहीं समझ में आएगा कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। इतना पतला होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसे जो लाइन खींची है ना वैसा होता है। ठीक, हर बार मैं 3 नहीं बनाऊंगा, एक बना रहा हूं समझाने के लिए, उसके बाद थोड़ी डिफिनेशन लिखूंगा तब देखते हैं। ठीक, आओ चलो देखो। अब दूसरी चीज जो निकल गया अब भी आती है, वो क्या है? जिस बड़े वाले गोले से ये काटा गया है, जिस मैंने बोला शुरू शुरू में ना, एक बड़ा सा गोला होगा उसको छोटा सा पार्ट करके आपको दे देंगे। अब वो जो स्फेरिकल मिरर आपको दिया गया है, वो जो कॉनकेव मिरर आपके हाथों में दिया गया है, वो जिस बड़े वाले गोले का पार्ट था, जिस बड़े वाले गोले का पार्ट था, अब उस बड़े वाला गोला मतलब बोले तो स्फीयर, तो बड़ा वाला गोला बोले तो स्फीयर का जो सेंटर था, जो सेंटर था, जो सेंटर था, जो उस बड़े वाले स्फीयर का सेंटर था, जो उस बड़े वाले स्फीयर का सेंटर था, वो अब के लिए इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान देना। ठीक, क्या बोला मैंने? ठीक, उस बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर था वो अब इस स्फेरिकल मिरर के लिए, एक कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करेगा। ठीक, अब जो लाइन, ठीक, अब इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, बीच वाला पार्ट, जो मिड पॉइंट होगा, बीच वाला पार्ट, अगर ध्यान से देखें, अरे हटना यार, है बकचोदी कर रहा है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है उसको हम पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पोल। स्फेरिकल मिरर का जो मिड वाला पार्ट होगा उसको हम पोल बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, पोल को पी से डिनोट करते हैं। अब ठीक, अब इस सेंटर वाली लाइन को अगर मैं पोल से ज्वाइंट करूं तो कुछ नाम आता है, वो छोड़ दो अभी। अब उस बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस रहा होगा, उस बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस रहा होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, या तो कहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल मिरर की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल मिरर की जो डिस्टेंस होगी, अगर सीधी सीधी बात करें मैथ की भाषा में तो ये बड़ा वाला गोला है, ठीक, ये उसका सेंटर है, यहां से मैंने काटा था स्फेरिकल मिरर को, ये बड़ा वाला गोला है, स्फेरिकल मिरर को मैंने यहां से काटा है, ठीक, रुक जाओ, स्फेरिकल मिरर को मैंने यहां से काटा है, ये सर्कल का सेंटर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस मिडिल वाले पार्ट का मिडिल पार्ट भाग में जाए, बड़े वाले सर्कल का, ये बड़ा वाला सर्कल स्फीयर था, ये वाला पार्ट मैंने काटा, मेरा स्फेरिकल मिरर है, जो बड़े वाले सर्कल का सेंटर था वो क्या हो गया अब? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। अब इस रेडियस को स्फेरिकल मिरर के टर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, ठीक है। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब उसके बाद एक और नाम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल
दोनों को ही क्रॉस करते हुए पार हो जाए उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये रही मेरी वो लाइन जो कि अब सेंटर को भी क्रॉस करेगी और ऐसे ही ऐसे ये पोल को भी क्रॉस करती चली जाएगी। अब ये जो लाइन मैंने बनाई है अगर मैं इसको मिलाना चाहूँ, जो कि मैं नहीं चाहता पर चाहते हुए मुझे करना पड़ेगा, समझ रहे हो बेटा, मिलाना पड़ रहा है मुझको। चाहता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, चाहता तो मैं उसमें पढ़ के पीटना चाहता हूँ, मिल नहीं रहे हो तुम लोग। मिल जाओ तब बताओ, सब बिड़ा बिड़ा के मारूँ यहीं पे, पढ़ना तो है नहीं एक पैसे का। ठीक, अब ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रही है और पोल से भी पास हो रही है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये थे कुछ जनरल टर्म जिनको आपको पढ़ना था। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या? बड़े वाले स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेंटर ऑफ पोल क्या होगा? जो स्फीयर का हमें मिला है उसका जो मिड पार्ट होगा वो पोल होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर मिड पार्ट की दूरी जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस को पार करके निकल जाए उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ मैं चारों टर्म लिखूंगा, उनके डेफिनेशन लिखूंगा, वही तुम देख लेना। इसके बाद फिर कुछ और टर्म्स हैं उन्हें भी पढ़ना है। ठीक है, पहले इनको पढ़ो। तो ये रहा डिफिनेशंस, पढ़ लीजिए। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ व्हिच द मिरर इज पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर है बड़े वाले स्फीयर का जिसका वो पार्ट है स्फेरिकल मिरर, जो समझाया था वही लिखा हुआ है। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर वाला पार्ट होगा, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर वाला पार्ट होगा उसे हम पोल बोलेंगे। The radius of the curvature of the mirror is the radius of the hollow sphere। वही चीज क्या, जिस स्फीयर का ये जो पार्ट है उसका जो रेडियस होगा वही इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम करेगा। ठीक है, वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास होगी उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज बताना मैं भूल गया था, अभी बता देता हूं। अगर ये मेरा ये स्फेरिकल मिरर है, ये जो इतना पार्ट है ना जहां से लाइट रिफ्लेक्ट जो भी खेला होगा, खेला हुए, अब जो भी खेला इस जिस पार्ट में भी खेला हो रहा है, मतलब कुल मिला जुला के जो शीशा है ना जहां पे तुमको दिखाई दे रहा है, जहां पे तुमको दिखाई दे रहा है जितना पार्ट है शीशा जहां से जहां तक है उसी को अपर्चर बोलते हैं। सीधी सीधी भाषा में कहें कि जितने भी पार्ट स्फेरिकल मिरर का जितना भी पार्ट है जहां से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है वही अपर्चर है। क्या है? That portion of a mirror from which the reflection of light actually take place is called the aperture of the mirror। एक्चुअली जहां से मतलब जितने भी पार्ट से रिफ्लेक्शन हो सकता है रियलिटी में और एक्चुअली में जो भी कहो वो भी उसी पार्ट को अपर्चर कहते हैं। लिखिए भैया, चलते हैं कुछ टर्म्स और बचे हैं उनकी तरफ। मुझे वो सारे टर्म्स एक साथ पढ़ देने चाहिए थे। चलो लिखो इसको। अब वही टर्म कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या से काम करता है ये देखिए। डिफिनेशन बेटा वही रहेगी, डिफिनेशन नहीं चेंज होगी, जो डिफिनेशन है वो वही रहेगी, बट वो टर्म्स चेंज कैसे हो जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो देखिए आप। कॉन्वेक्स मिरर के लिए वही सेम चीज चेंज कैसे हो जाती है। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, अभी तो कॉन्वेक्स मिरर बना नहीं है, मुझे ये पार्ट करना होगा, इस पर सिल्वर लगाना होगा। आज के ज़माने में, सस्ते ज़माने में मैं एल्युमिनियम लगा सकता हूँ। बेटा पता है कि नहीं पता है? भाई मैं किसकी कोटिंग कर रहा हूँ? सिल्वर की कोटिंग कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आ गए तो नहीं आएंगे। आपको या तो बोलेगा पीछे कोटिंग एल्युमिनियम की हो रही है या तो बोलेगा पीछे सिल्वर कोटिंग की हो रही है। अगर दोनों ही आ जाते हैं आप कोई सा भी लगा दीजिए, नंबर पूरे मिलेंगे। मैंने एनसीईआरटी नहीं देखी यार अभी, एनसीईआरटी में क्या दिया? एनसीईआरटी में सिल्वर ही दिया होगा जहां तक है। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही पार्ट, सेम वही चीज होगा। जिस गोले से ये काटा गया है, जिस गोले से ये काटा गया है उसका जो सेंटर रहा होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब दूसरी चीज, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने लाई करता है, एक्चुअली में लाई करता है, बट कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो शीशे के पीछे लाई करता है, मतलब एक वर्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैं सी लिख रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर को।
यहां नहीं लाई कर रहा है, शीशे के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लाई कर रहा है, शीशे के पीछे लाई कर रहा है। यहां पे भी जो मिड पार्ट होगा उसे हम पोल बोलेंगे। हाँ, अब इसका जो पूरा रेडियस रहा होगा इस गोले का, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, या पोल से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यहां पर भी जो वो लाइन है, यहां पर भी जो लाइन है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, जो सब कुछ वहां शीशे के सामने हो रहा था, यहां सब कुछ शीशे के पीछे होता है, यहां सब कुछ शीशे के पीछे होता है। ठीक है, बाकी टर्म्स वही है, सब कुछ वही है, लेकिन यहां पे हो कहां रहा है, सब कुछ शीशे के पीछे, वर्चुअली सब कुछ हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्चुअली है। अब देखो उसमें, ठीक है अभी देखते हैं। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक, दोनों एक साथ पढ़ेंगे अब, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। पहले मैं एक बार बना लेता हूं दोनों को ही। ठीक, ये मैं बना रहा हूं कॉनकेव और ये मैं बना रहा हूं कॉन्वेक्स। ठीक, अब देखो, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, और फिर से वही पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ दोनों मिरर का। अभी ये कॉनकेव मिरर है, ये वाला पार्ट हमारा कॉनकेव के है, ये वाला पार्ट हमारा कॉन्वेक्स का है। अब कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा कर देना, एक जगह पे ला देना। डाइवर्जिंग मीन्स फैला देना, जो आ रहा है उसको बिगाड़ देना। ठीक है, अभी कॉनकेव मिरर पे आते हैं। यहां मैं आपको दो टर्म सिखाऊंगा, पहली चीज दोनों के लिए। एक टर्म होगा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और दूसरी चीज फोकल लेंथ। यही दो टर्म हमें सीखने बस। अगर 10 मिनट में ये हो जाता है, अभी कितना हो रहा है, चाहे देख पाते हैं कि कौन के मेरे के रूल्स हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, कैसा होता है देखते हैं। अगर नहीं हो पाता तो बस इसी पे वीडियो को आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो क्या होता है वो देखते हैं अब। ठीक, मैं पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करता हूं दोनों के लिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, P फॉर पोल, और ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी जो कि मेरा गलत हो गया। ठीक, और यहीं मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा पोल। ठीक, अब देखो ये जो कन्वर्जिंग मिरर है, ये जो कन्वर्जिंग मिरर है, ये जो कन्वर्जिंग मिरर है ना, जितनी भी रेज आके इसके रिफ्लेक्टेड पार्ट पे टकराएंगी, वो सारी की सारी रेज, सॉरी जितनी भी पैरेलल रेज इस पे आके टकराएंगी, इस पे जितनी भी पैरेलल रेज आके टकराएंगी, वो सारी की सारी रेज को वो एक जगह इकट्ठा कर देगा। जैसे कि देखिए, ये एक पैरेलल रेज आई, इस पे टकराई, ये 4 पैरेलल रेज ऊपर की तरफ से, और वहीं पे 4 पैरेलल रेज नीचे की तरफ से। पहली चीज तो ये रेज आपस में पैरेलल है, दूसरी चीज ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, और ये रेज खुद भी पैरेलल है। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना कंपलसरी नहीं है, मैंने जो ड्रॉ किया है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी पैरेलल रेज चाहे ऐसे आ रही हो, पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो तो भी चलेगा, बस रेज पैरेलल होनी चाहिए। जो बीम ऑफ लाइट आ रही है वो अगर पैरेलल आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, तो वो सारी की सारी लाइट टकरा करने के बाद एक जगह पे एक जगह पे एक जगह पे एक जगह पे
एक जगह पे एक जगह पे एक जगह पे और एक जगह पे आके मिल जाएंगी। कन्वर्जिंग मिरर का काम ही यही है कि जितनी भी पैरेलल रेज आके उसके रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे टकरा रही हैं उन सारी की सारी कन्वर्जिंग रेज को वो एक जगह पे कन्वर्ट कर देगा। जितनी भी लाइट पैरेलल रेज आ रही हैं जब रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराएंगी, टकराने के बाद बस एक जगह पे जाके मिल जाएंगी। इसी जगह को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। इसी जगह को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस और इसको हम एफ से दिखाते हैं, नॉर्मल एफ से दिखाते हैं। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और इस फोकस से लेकर के पोल के बीच की डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी, ये जो डिस्टेंस निकल करके आएगी कहां से, फोकल लेंथ फोकस से लेकर के प्रिंसिपल पोल तक, प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस निकल के आएगी उसी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक, ये किसका था, ये था कॉनकेव मिरर का, कि जब भी पैरेलल रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएंगी या कॉनकेव मिरर से टकराएंगी वो सारी की सारी एक जगह पे जाके कन्वर्ट हो जाएंगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके कन्वर्ट हो जाएंगी। जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो कॉनकेव मिरर से टकराएंगी, टकरा करके लौटने के बाद जब वो लौटेंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस पे आके एक जगह पे सारी की सारी पैरेलल रेज मिल जाएंगी। उस जगह को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस और उस जगह से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ। ये सारी की सारी चीजें यहां भी होंगी, बट देखो होता क्या है यहाँ पे, ये पैरेलल रेज आई, 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 ये डाइवर्ज कर देगा। ये आई, एक चीज बताना भूल गया यार, ये एरो बनाना होता है कि ये आई और ये जाने वाली हैं, ये सारी रेज आने वाली हैं और ये सारी रेज जाने वाली हैं। ये रेज आने वाली हैं, ये रेज आने वाली हैं और ये चली गई टकरा करके जाने वाली हैं, चली गई टकरा के 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 जाने वाली है। ठीक, अब अगर मैं इनकी रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ खींचूं, अगर मैं इन रिफ्लेक्टेड रेज को जबरन पीछे की तरफ खींचूं वर्चुअली, जो रियलिटी में नहीं होगा, जो रियलिटी में नहीं होगा, तो किसी एक जगह पे आके मिल रही होंगी। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर से पैरेलल रेज टकराएंगी और वो जब डाइवर्ज हो जाएंगी तो उनके डाइवर्ज मतलब रिफ्लेक्टेड रेज को जब मैं पीछे की तरफ खींचूंगा तो मुझे दिखेगा कि किसी एक जगह पे आकर के वो मिल रही हैं। अगर मैं सीधी सीधी बात में कहूं कि मैं शीशे के पीछे जाके खड़ा हो जाऊं, शीशे के पीछे जाके खड़ा हो जाऊं और अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक पॉइंट से ये सारी रेज निकलती हुई दिखाई देंगी। वो जिस पॉइंट से मुझे वो सारी रेज निकलती हुई दिखाई देंगी उसी को मैं बोलूंगा प्रिंसिपल फोकस। और यहां पर भी ये जो डिस्टेंस होगी ना प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को, यहां पर भी बेटा फोकल लेंथ ही बोलेंगे। और फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई एम सो वेरी सॉरी, वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों के लिए ही सेम है। अब जितना मैंने बोला है उन सबको मैं लिख देता हूं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। तो आज का ये हमारा आखिरी टॉपिक
जो लिखा है, जो पढ़ाया है वही लिखा है बस, और क्या। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे जो सारी पैरेलल रेज आके कॉनकेव मिरर जब टकराती हैं, वो सारी रेज जहां जाके एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, उस प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मिल जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज फ्रॉम focus of a concave mirror is in a form of a mirror is in a front of a mirror। from नहीं होगा, front होगा, ये टी गायब है। मैंने क्या बोला, जो फोकस है वो मिरर के सामने होता है, और फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और वही फोकल लेंथ यहां भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में भी फोकल लेंथ वही होता है, पोल से और प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। यहां पे जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ अ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। सीधी सीधी बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि जो पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आती हैं, सॉरी जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं, टकराने के बाद जब वो डाइवर्ज हो जाती हैं, वो आपको लगेंगी, जो रिफ्लेक्टेड रेज है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा किसी एक पॉइंट से ये सारी रेज आ रही हैं। वो जो सारी रेज जहां से आ रही हैं उसी को यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस बोला गया है। या तो बोला जाए कि जो लाइट, जो रेज टकरा करके चली गई, अगर उनको खींच करके पीछे कहीं मिलाया जाए तो सभी सब एक पॉइंट मिल जाएंगे, उसे हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो फोकस लाई करता है वो मिरर के बिहाइंड, पीछे लाई करता है, बाहर अंदर लाई करता है, ठीक है। बाकी सब यही है। अब अगर आपको किसी भी फोकस चेक करना हो तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए और एक पेपर लीजिए, उसको सन की तरफ ऐसे सन की तरफ दिखाइए और पेपर पे रखिए, और अपने डिस्टेंस को, मैग्नीफाइंग ग्लास के डिस्टेंस को ऐसे ऊपर नीचे करके उसको जस्टिफाई करिए कि जो बिल्कुल जो यहाँ पे पेपर पे जो आपको पेपर में बहुत ब्राइट जगह दिखेगी, मतलब नॉर्मल तो उजाला होगा ही, पर एक जगह पे तुमको बहुत ब्राइट सा दिखने लगेगा, बहुत ज्यादा उजाला। तो उस उजाले को बिल्कुल शार्प करो, जितना छोटा सा छोटा हो सके। जब वो सबसे छोटा, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पहले छोटा हो जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा है उसके बाद बड़ा हो जाएगा, तो उसी जगह पे ले जाके मैग्नीफाइंग ग्लास को रोक दो जहां पे वो जो ब्राइट लाइट तुम्हें दिखे वो सबसे छोटी दिखे, कि मतलब वहां से भी अगर आगे भी कर रहे हो तो भी वो लाइट थोड़ी सी बढ़ जा रही है, ब्राइट लाइट, और उससे पीछे करो तो भी वो लाइट बढ़ जा रही है। तो पेपर को रखो और सनलाइट के सामने मैग्नीफाइंग ग्लास को रखो, और जब वो सबसे छोटी वाली लाइट बन जाए 10 सेकंड या मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर पेपर जल जाएगा। जल जाएगा वो एक अलग बात है, वही जो सबसे शार्प पॉइंट तुम्हें मिलेगा उस मैग्नीफाइंग ग्लास जो मिरर लगा हुआ है उसका, वो फोकस है, ठीक है, वही पर जल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।